नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है। दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया दोस्तों। रूस से और क्या लिया गया है? ठीक है, तो रूस से याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य लिया गया है दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी कि रूस से लिया गया। ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग किस में किया गया है? तो भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। पूछेगा अनुच्छेद तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? आपका तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया दोस्तों। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। ठीक है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखिएगा 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो आपका 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। ठीक है, पहले 10 थे। जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछा दोस्तों रूस से और क्या लिया गया है? इससे रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को लिया गया है रूस से। ठीक है, अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया? याद रखिएगा, तो अमेरिका से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो आपका ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। पहले दोस्तों कितना था? 7 मौलिक अधिकार था। अभी कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा भाग। ठीक है, भाग किस में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, तो अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अनुच्छेद है। कौन कौन सा है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। ठीक है, याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, अनुच्छेद 29-30। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संपत्ति का अधिकार था लेकिन उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी किसको? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया है, अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, जिसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। और आर्टिकल 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करती है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अमेरिका से दोस्तों और क्या लिया गया है? ठीक है, याद रखिएगा। तो अमेरिका से दोस्तों प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना ये कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना। ठीक है, उद्देशिका दोस्तों, उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका कहां से लिया गया दोस्तों आपका? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया दोस्तों। ठीक है, उद्देशिका। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कहां से लिया गया आपका? तो आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों, अनुच्छेद। तो आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 35 से 12 से 35 तक था, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है भाग 4 में दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? यानी राज्यों में
कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ये मेन रूप से इसका मकसद है। किसका? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। देखिए भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? याद रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले तो समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वाणिज्य लिया गया है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से और लिया गया है समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य, समवर्ती सूची, ये सब दोस्तों कहाँ से लिया गया आपका? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से एक और लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, वो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों राजधानी क्या होता है? तो कैनबरा होता है। आयरलैंड राजधानी दोस्तों क्या होता है? डबलिन होता है, डबलिन। डबलिन जो होता है आयरलैंड की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूस की राजधानी दोस्तों क्या होता है? रूस की राजधानी मास्को होता है, और मास्को जो है ये मास्कोवा नदी के किनारे है। रूस की दोस्तों मुद्रा क्या होता है? तो रूबल है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? रूस, सॉरी, वेटिकन सिटी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो ये आपका रूस से लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, सेकेंड आपके सामने है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है दोस्तों? तो भारत में जो राजकोषीय नीति तैयार करते हैं वो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। वर्तमान दोस्तों भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने दोस्तों अभी 1 फरवरी को दोस्तों बजट पेश किया है दोस्तों। जो 12 लाख तक जो इनकम करता है दोस्तों उसको टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है, जिसका 12 लाख तक है, ठीक है, 12 लाख पैसे तक दोस्तों क्या करना है? टैक्स नहीं देना है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी घोषणा किया गया है, किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण जो वर्तमान भारत के वित्त मंत्री हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? आपका वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का स्थापना, ठीक है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के जो पीएम होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आ चुका है? तो योजना आयोग की जगह पे दोस्तों नीति आयोग आया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को। भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, नीति आयोग के, ठीक है। आरबीआई का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। इसलिए दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है ओडिशा में, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, ठीक है। और आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया है आरबीआई का वो 1949 में किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर, ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान जो गवर्नर है आरबीआई के संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर, ठीक है, प्रथम गवर्नर दोस्तों कौन थे आरबीआई के? ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे।
आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, भारतीय यानी प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो आरबीआई के प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा दोस्तों, ये 26वें गवर्नर है। कैसे गवर्नर है? 26वें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? आपका वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल, 3 आपके सामने है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का संरक्षक कौन है? याद रखिए दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। कौन है दोस्तों? आपका आरबीआई, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत के विदेशी, ठीक है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का संरक्षक कौन है दोस्तों? आपका तो आपके हैं भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? आपको अभी हम बताए थे, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। अभी हम बताए थे आपको। प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा दोस्तों, 26वें गवर्नर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? यानी एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में एसबीआई का स्थापना हुआ दोस्तों। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या है आपका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और अब भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1955 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का संरक्षक कौन है? तो आपके हैं आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगले देखिए 4 नंबर सवाल। 4 आपके सामने है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949, ठीक है। यानी भारत में बैंकिंग विनियमन जो अधिनियम पारित हुआ था ये 1949 में हुआ था। और 1949 में ही, ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमको बताया था कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये भी डेट याद रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीय जो करण किया गया है, राष्ट्रीयकरण, ये 1949 में ही किया गया, ठीक है। 1972 में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972। वन्य जीव, ये डेट याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1967 में क्या हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, 1966, 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था। जैसे आसियान है, ठीक है, आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आसियान में दोस्तों कितना देश शामिल है? तो आसियान में टोटल 12 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? तो आपका दोस्तों पहले 11 था, अभी दोस्तों एक देश और बढ़ गया है, 12 देश शामिल है। और 12वां देश कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आसियान का 12वां देश कौन है, ठीक है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जकार्ता में है, यानी इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में ही, जकार्ता में हेडक्वार्टर है, ठीक है। यानी आसियान का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, दोस्तों जकार्ता में है। जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा दोस्तों मुस्लिम कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में ही पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिए दोस्तों। 1965 में क्या हुआ था? तो 1965 में दोस्तों भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था। पाक यानी पाकिस्तान के बीच युद्ध, पाक मतलब पाकिस्तान, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। ये भी डेट याद रखिएगा। 1966 का भी डेट याद रखिए दोस्तों। ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद जो समझौता हुआ था, ठीक है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये आपका 1966 में हुआ। क्यों हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच वार्तालाप को, यानी कि मुद्दा को सुलझाने के लिए ताशकंद समझौता किया गया था 1966 में, ठीक है। ये डेट आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 1965 में, ठीक है। अच्छा, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962। 1962 में याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध, ठीक है। भारत
चीन के बीच युद्ध हुआ था कब? 1962। ठीक है, इसमें जीता कौन था दोस्तों? 1962 वाला युद्ध में तो आपका चीन ही विजय हुआ था। ठीक है, चीन जीत गया था। तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1949। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 1949। ठीक है, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, 1973 दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिएगा। 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जो अधिनियम आया था ये 1973 में आया था। ये भी डेट आपको याद रखिएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, अच्छा 1966 में किसका स्थापना हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा कि 1966 में, ठीक है, एडीबी का स्थापना हुआ था, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। ठीक है, एडीबी का जो मुख्यालय है ये मनीला में है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, और इसका स्थापना 1966 में हुआ था। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है? ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार किया जाने वाला दोस्तों पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत कब से हुआ था इसका शुरुआत हुआ था 1961 में। कब शुरुआत हुआ था? 1961 से हुआ था। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा दोस्तों कि प्रथम भारतीय कौन थे जिसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी जी शंकर कुरूप को दिया गया था, यानी प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता। ठीक है, यानी प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा सवाल कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो प्रथम महिला के रूप में याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला याद रखिए कौन है? आपका आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। जी शंकर कुरूप प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल। 6 आपके सामने है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को 2 याद रखिएगा जल दिवस। ठीक है, जल दिवस दोस्तों कौन सा? 22 मार्च को, और एक बिहार दिवस। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। 22 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, और 22 मार्च को 2 याद रखिएगा जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला 7 नंबर सवाल। 7 आपके सामने है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय तो ये वियना में है। ठीक है, याद रखिएगा वियना में ही ओपेक का मुख्यालय है। देखिए ओपेक क्या है दोस्तों? ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, याद रखिएगा ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। यहाँ पे लिख देते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था आपका वियना में हुआ था। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी कैनबरा होता है, एक होता है ऑस्ट्रिया जिसका राजधानी क्या होता है? वियना।
अच्छा, द हेग में किसका मुख्यालय है? तो द हेग में याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों आपका द हेग में है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में दोस्तों याद रखिएगा WHO का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में, WTO का मुख्यालय है जिनेवा में, ILO का मुख्यालय कहाँ है? आपका जिनेवा में ही है। ये दोस्तों है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 7 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को किसका स्थापना हुआ था? WTO का पुराना नाम क्या है? GATT, ठीक है। याद रखिएगा WTO का पुराना नाम, WTO का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम याद रखिएगा तो आपका GATT है। GATT यानी WTO का पुराना नाम क्या है? GATT, ठीक है। याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अच्छा, ILO का स्थापना कब हुआ है? तो ILO का जो स्थापना हुआ ये 1919 में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो तीनों चारों का जो मुख्यालय है ये दोस्तों जिनेवा में है, ठीक है। याद रखिएगा आपको बात करेंगे WMO का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। WMO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका वियना में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, यहाँ लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम। और स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है दोस्तों आपका कौन? ओपेक, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है। नहीं लिखे क्या? तो ओपेक का स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने है। 8 आपके सामने दोस्तों कि तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना दिवस दोस्तों 2 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था दोस्तों, जो 28वां राज्य के रूप में हुआ था, ठीक है। सबसे नया राज्य जो स्थापना हुआ था दोस्तों तेलंगाना ही हुआ था। वर्तमान दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ओडिशा दिवस मनाया जाता है, यानी ओडिशा में दोस्तों उत्कल दिवस मनाया जाता है, यानी 1 अप्रैल 1936 को। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को किसका स्थापना हुआ था? तो ओडिशा का स्थापना हुआ था, ठीक है। ओडिशा का स्थापना हुआ था, ओडिशा का स्थापना, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था, इसलिए दोस्तों 1 अप्रैल को ओडिशा में, कहाँ? तो ओडिशा में ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल यहाँ पे देखो 22 मार्च दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को, यानी बिहार में दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस। 22 मार्च को अभी हम बताए थे बिहार दिवस 22 मार्च को, ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च को। 15 नवंबर को दोस्तों तो झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड में जो झारखंड दिवस का मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड दिवस आपका याद रखिएगा 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था।
22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस। और 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 जून 2014 को किसका स्थापना हुआ था? तेलंगाना का, इसलिए 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जिससे पूछेगा दोस्तों कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? उत्तराखंड का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। इसलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्थापना जो हुआ था नया राज्य के रूप में, छत्तीसगढ़ का स्थापना भी ध्यान रखिएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ये जो 2 नवंबर में हुआ था, 3 को डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, लेकिन ईस्वी एक ही है। ठीक है, 2000 ईस्वी का 3 राज्य का स्थापना हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड दोस्तों बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, और आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है ये आपका जो बना था, ठीक है, 2000 ईस्वी को, ये आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना दोस्तों, इसको आंध्र प्रदेश से अलग कर कर एक राज्य का स्थापना किया गया था तेलंगाना का 2 जून 2014 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल। 9 आपके सामने है कि बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत में 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? दोस्तों 51.5% है। क्या है? सब दोस्तों परसेंट है। क्या है? परसेंट। ठीक है, यानी कि बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो 51.5% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पुरुष का दोस्तों कितना है? तो पुरुष का आपका है 71.2%, यानी बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर जो है आपका है कितना है? 71.2% है। ठीक है, पूरे बिहार में दोस्तों कितना साक्षरता दर था? तो पूरे यानी कि पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना था? तो 61.80%। ठीक है, ये बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। महिला का कितना है? तो 51.5%, पुरुष का 71.2%, पूरे बिहार का पूछेगा, मतलब यहाँ पे ना महिला की बात करें ना पुरुष की, मतलब 61.80% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिहार का स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 22 मार्च 1912 को, किससे अलग होकर? तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, बंगाल से अलग होकर। बिहार में दोस्तों कितना जिला है? तो बिहार में जो जिलों की संख्या दोस्तों 38 है। जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। प्रमंडल कितने हैं दोस्तों? प्रमंडल 9 है। कितने प्रमंडल है? तो प्रमंडल 9 है दोस्तों बिहार में। कितने प्रमंडल है? तो प्रमंडल बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा दोस्तों बिहार, ठीक है, बिहार में दोस्तों लोकसभा सीट पूछेगा दोस्तों, एग्जाम सवाल पूछता है कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में दोस्तों 40 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है? तो राज्यसभा 16 राज्यसभा सीट है। ठीक है, विधानसभा दोस्तों कितनी सीट है? विधानसभा दोस्तों 243 है। कितना है? 243 है विधानसभा सीट। और विधान परिषद कितना सीट है? बिहार में विधान परिषद कितना सीट है? तो 75 विधान परिषद सीट, 75। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लोकसभा 40 है, लोकसभा सीट 40 है दोस्तों। राज्यसभा कितनी है? 16 राज्यसभा सीट है। विधानसभा 243 और विधान परिषद 75 सीट है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, 10 नंबर सवाल। 10 आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों है बिहार। कौन सा है दोस्तों? बिहार। ठीक है, याद रखिए, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो राज्य है वो आपका है दोस्तों बिहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल दोस्तों कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है? तो जनगणना दोस्तों ये संघ सूची का विषय है, संघ। ठीक है, संघ सूची का विषय है दोस्तों, आपका ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जनसंख्या एक आपका है, ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है आपका कौन सा? तो जनसंख्या। और जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, देखिए 3 सूची होता है, एक आपका होता है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, एक आपका होता है समवर्ती सूची। ये तीनों सूची बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए संघ सूची में जो विषय होते हैं दोस्तों 100 विषय होता है। कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं दोस्तों संघ सूची में। राज्य सूची में दोस्तों कितने विषय हैं?
तो आपका 61 विषय हैं राज्य सूची में, ठीक है, और समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तीनों सूची का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, ये आपका 7वीं अनुसूची में किया गया, 7वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो टोटल अनुसूची कितना होता है, 12 अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है। यानी संघ सूची में जितने विषय हैं 100 विषय हैं दोस्तों, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। लेकिन राज्य सूची में जितने विषय हैं 61 विषय, उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। लेकिन समवर्ती सूची में दोनों का है, केंद्र का भी है और राज्य सरकार का भी है, ठीक है। जिसमें कितने विषय होते हैं, 52 विषय होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। हम आपको बताए थे कि समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हम आपको बताए थे, सबसे पहला सवाल में ही बताए थे कि उसके बाद दोस्तों संघ सूची और राज्य सूची को जो लिया गया दोनों को, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। संघ सूची को और राज्य सूची को, ठीक है, कनाडा के संविधान से, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या में घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका, तो दोस्तों बिहार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछिएगा सवाल दोस्तों कि प्रथम जनगणना दोस्तों कब हुआ था। प्रथम जो जनगणना हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रथम जनगणना ये 1872 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, 1872 में हुआ था प्रथम जनगणना। लॉर्ड मेयो को इसको कहाँ मर्डर कर दिया गया था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चाकू से मारकर, चाकू से गोद कर, ठीक है, लॉर्ड मेयो को दोस्तों हत्या कर दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, लेकिन दशकीय आधार जो जनगणना शुरू हुआ था, ठीक है, दशकीय आधार पर जनगणना ये कब शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका हुआ था 1881 में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। कब हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द भी किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल देखिए। 11 आपके सामने है, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखिए, राज्यों में जो उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था वो अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 226 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जारी करता है किसके तहत, तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन सा रिट है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, परमादेश, परमादेश, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है। ये दोस्तों आपको क्या हो गया, तीसरा। चौथा क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और पांचवा हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और एक आपका दोस्तों परमादेश हो ही गया, ठीक है, परमादेश हो गया दोस्तों। प्रतिषेध, क्या है आपका, प्रतिषेध, क्या है, प्रतिषेध, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिषेध, ठीक है। तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। कौन जारी करता है, तो उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछेगा कि आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, कौन जारी करता है 5 प्रकार के रिट, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ पे क्या था, उच्च न्यायालय, यहाँ पे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, यानी कि 5 प्रकार के रिट, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। 5 प्रकार के रिट कौन कौन सा, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदी प्रसिद्धीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ठीक है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, तो संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसके तहत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं कहा था आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा, ठीक है। आर्टिकल 32 में है क्या, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद दोस्तों 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, यानी देखिए संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, बजट की जगह पे किसका उल्लेख किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। अनुच्छेद 266 में दोस्तों क्या है, तो संचित निधि, ठीक है, संचित निधि का उल्लेख किया गया है। संचित निधि का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 214 में तो राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 226 में क्या है, तो उच्च न्यायालय पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 आपके सामने है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है, ठीक है, कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का, ठीक है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों आपका, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होता है, 30 जो होता है ये आपका लोकसभा का होता है। कितना होता है, किसका होता है, लोकसभा का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या तो कितना होता है आपका, तो आपका होता है 22 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लोकसभा पूछेगा कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के, या देखिए दोस्तों लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के कितने होते हैं, तो राज्यसभा का आपका 7 सदस्य होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ बटा हुआ है लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7, लेकिन यहाँ पे जो 30 सदस्य होते हैं सिर्फ लोकसभा का होता है प्राक्कलन समिति में, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होता है और आपका लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए लोकलेखा समिति का जो जुड़वा वाहन कहा जाता है वो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि लोकलेखा समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को जुड़वा वाहन कहा जाता है लोकलेखा समिति का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और 1 वर्ष दोस्तों कार्यकाल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए 13 नंबर सवाल। 13 आपके सामने है कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो परिसीमन जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आपका वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, ये परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछिएगा सवाल, राष्ट्रपति दोस्तों वर्तमान भारत राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। जगदीप धनखड़, ठीक है, वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति है और 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। गृह मंत्री, ठीक है, कौन है वर्तमान में, अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 63 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 63 में और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, पदेन सभापति कौन होते हैं आपके, तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए अगला 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 आपके सामने है
कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों करते हैं आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया है भाग 14 में किया गया है। ठीक है, भाग 14, ठीक है, याद रखिएगा, भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया, आर्टिकल पूछेगा कि अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, 315 से 323 तक किसका उल्लेख किया गया आपका? तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। सीजीआई दोस्तों वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है और कितने नंबर के सीजीआई हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा आप लोग। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखते हैं दोस्तों, कमेंट भी कीजिए। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई है? ठीक है, तो सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना किया गया है ये 1993 में किया गया है। कहाँ कब किया गया है? 1993 को किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है आपका 1993। वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया दोस्तों। वित्त विधेयक का उल्लेख पूछेगा दोस्तों, तो वित्त विधेयक, एक आपका वित्त आयोग होता है, एक आपका वित्त विधेयक होता है। इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में। ठीक है, वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया। ठीक है, तो सभी राज्यों में वित्त आयोग का स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था। 1971 दोस्तों याद रखिएगा डेट, इसमें दोस्तों बांग्लादेश आजाद हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? याद रखिए दोस्तों, 1971 में हुआ था। 1999 में दोस्तों याद रखिएगा कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ है? कारगिल युद्ध दोस्तों आपका ये 1999 में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। ठीक है, जिसमें भारत का विजय हुआ था, भारत जीत गया था, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हमेशा हारेगा ही। ठीक है, कभी भी बेटा बाप से नहीं जीत सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1973 में दोस्तों क्या हुआ था? 1973 में याद रखिए दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1993। ठीक है, डेट याद रखिए 1971। बांग्लादेश आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था बांग्लादेश? तो आपका पाकिस्तान से, यानी पूर्वी पाकिस्तान से आजाद हुआ था। सॉरी, पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद हुआ था। बांग्लादेश दोस्तों क्या है? पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, और जो पाकिस्तान जो वर्तमान में है वो दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, वो आपको ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश से आजाद हुआ पश्चिमी पाकिस्तान से। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा 1971 में। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, ये आपको डेट याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल। 16 आपके सामने है कि मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 167 में किया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 162 में क्या है? तो अनुच्छेद 162 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार में वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया? वर्णन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आपको समझने में आसानी होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 162 में देखिए हम आपको बताए थे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ मतलब क्या होता है? केंद्र। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार में वर्णन किया गया है वो आपका अनुच्छेद 162 में है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में क्या है? तो अनुच्छेद 164 में है, समझिए यहाँ पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ पे समझिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति, और जो मंत्री है, और मतलब और जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्ति तो होता ही है, और जो मंत्री की नियुक्ति होता है, और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। राज्यपाल ही करेगा, लेकिन यहाँ पर लेकिन लग जाता है। जब लेकिन लगता है दोस्तों तो कुछ ना कुछ बात होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। जब तक मुख्यमंत्री से सलाह नहीं लेगा तब तक राज्यपाल और मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। किसमें है? ये आपका आर्टिकल 164 में। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप समझ जाएगा तो दोस्तों मजेदार भी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 164 में क्या है समझ गए होंगे, अनुच्छेद 162 में क्या है और अनुच्छेद 167 में क्या है। तो मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 167 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल 17 नंबर। 17 आपके सामने है कि केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। ठीक है, पुंछी आयोग का जो गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए, पुंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। अच्छा, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, ठीक है, ये कहां से लिया गया दोस्तों? ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। कनाडा दोस्तों राजधानी क्या होता है? तो ओटावा होता है, ओटावा। ठीक है, याद रखिएगा, ओटावा कनाडा की राजधानी है। और केंद्र राज्य संबंध जो है के समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है आपका? कनाडा के संविधान से। अगला 18 नंबर सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? तो 50 सदस्यों का समर्थन बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो कम से कम कितने सदस्यों की समर्थन जरूरी है? 50 सदस्य का समर्थन जरूरी है दोस्तों, कम से कम यहां पे बात कर रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जितना भी हो सकता है। देखिए अगला 19 नंबर सवाल। 19 आपके सामने है कि थारू जनजाति कहां पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए पूछा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो छोटा के नागपुर पठार से दोस्तों दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों कहां से निकलती है? भी यहीं से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है दोस्तों, कोयल नदी एक है दोस्तों आपका, कोयल नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कोयल नदी, ये दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा दोस्तों, अरावली की पहाड़ी में, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ऊंची चोटी है आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपका क्या? गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, किसका? गुरु शिखर का। तो अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली दोस्तों पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है दोस्तों लूनी नदी। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। ये मेन रूप से दोस्तों राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान दोस्तों मेन रूप से। ठीक है, ये कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? तो गुजरात के कच्छ में जाके, ठीक है, गुजरात के कच्छ में जाके ये मेन रूप से मिल जाती है दोस्तों लूनी नदी। ठीक है, यानी जाके वहीं पे गिर जाती है गुजरात के कच्छ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अरावली दोस्तों पहाड़ी कहाँ पे है मेन रूप से? तो अरावली जो पहाड़ी है ये दोस्तों मेन रूप से राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में ज्यादा मात्रा में है दोस्तों अरावली पहाड़ी। ठीक है, तो अरावली पर सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई है 1722
22 मीटर। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी दोस्तों जनजाति कौन सा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा, पहला नंबर पे दोस्तों है आपका भील जनजाति, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपका है गोंड जनजाति, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो आपका संथाल है। ये तीन जो जनजाति है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील जनजाति है, दूसरा नंबर पे गोंड है आपका, तीसरा पे क्या है दोस्तों? संथाल, ठीक है। तो भील, गोंड, संथाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला 20 नंबर सवाल। 20 आपके सामने है कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है दोस्तों? तो जी अलग करते ये जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा कि जैम्बेजी नदी पर दोस्तों कौन सा झील है? तो विक्टोरिया झील दोस्तों किस नदी पर है? ये आपका जैम्बेजी नदी पर ही है, विक्टोरिया झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील दोस्तों, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? ये जो नदी निकलती है आपका, कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। और जैम्बेजी नदी पर ही दोस्तों कौन सी है झील? विक्टोरिया झील है, ठीक है। कांगो नदी दोस्तों किस भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। उसी तरह से दोस्तों माही नदी, माही नदी ये दोस्तों कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा, कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है, ठीक है, याद किया। अच्छा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य यहाँ दोस्तों देख लीजिएगा। सबसे पहला दोस्तों गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा क्या है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात राजस्थान, ठीक है। तीसरा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी WB वेस्ट बंगाल, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और 208वां मिजोरम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों एक और आपका है कि मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, मकर रेखा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 21 नंबर सवाल देखिए। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप दोस्तों किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को दोस्तों कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है। स्विट्जरलैंड की दोस्तों राजधानी क्या होता है? बर्न होता है। बर्न जो होता है दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी है। दोस्तों इंडोनेशिया राजधानी दोस्तों क्या है? जकार्ता, और जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय है, हम आपको बताए थे, ठीक है। आज जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आसियान का, ठीक है। सबसे ज्यादा दोस्तों मुस्लिम कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा मुस्लिम, यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया देश में ही पाया जाता है, ठीक है। उसमें दोस्तों फ्रांस में दोस्तों राजधानी क्या होता है? पेरिस। पेरिस जो है ये आपकी फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, पेरिस, ठीक है। जर्मनी दोस्तों राजधानी क्या है? बर्लिन, याद रखिएगा। और पेरिस दोस्तों किस नदी किनारे है? तो पेरिस जो आपका है ये सीन नदी किनारे है, सीन नदी, ठीक है। अच्छा किसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है? तो यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस में ही है, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आसियान का मुख्यालय है, ठीक है। आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो 1967 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए अगला 22 नंबर सवाल। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश, ठीक है। झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों आपका? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी क्या होता है? हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है।
हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। फिलीपींस की दोस्तों राजधानी क्या होता है? मनीला। ठीक है, मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। यूक्रेन की दोस्तों राजधानी क्या होता है? कीव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जापान राजधानी क्या होता है? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो। जापान का दोस्तों मुद्रा क्या होता है? येन होता है। येन जापान की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यूक्रेन को बताओ राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। ठीक है, जेलेंस्की क्या है दोस्तों? जेलेंस्की वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फिनलैंड दोस्तों क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों। और हेलसिंकी इसकी राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में ही किसका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? मनीला में ही है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? ये मनीला में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला 23 नंबर, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में दोस्तों लाल मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जब ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी में ही किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। कपास की जो खेती की जाती है मेन रूप से काली मिट्टी में ही की जाती है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों भारत में। कितना परसेंट? तो आपका 40% पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने है कि नल्ला मलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? नल्ला मलाई की जो पहाड़ियां दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा है? जैसे कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील ये दोस्तों कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। लेकिन पूछेगा पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? पुलिकट झील याद रखिएगा दोस्तों। पुलिकट झील दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर दोस्तों पुलिकट झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश को क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होता है? अमरावती होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अमरावती दोस्तों। ठीक है, पूछेगा सवाल यहाँ पे कि भाषा के आधार पर गठन वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन है? ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठन वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है दोस्तों। उत्तराखंड का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? आपको बताए थे 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। अच्छा, 1 नवंबर या फिर 9 नवंबर, यहाँ पे थोड़ा सा हम डाउट है। ठीक है, हम मेरे ख्याल से दोस्तों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। 1 नवंबर क्योंकि 1 नवंबर 9 नवंबर आपको ये तो कन्फर्म है कि 15 नवंबर को दोस्तों किसका स्थापना हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे कि नल्ला मलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 25 नंबर, 25 आपके सामने है कि सोनोरन मरुस्थल जो है ये किस देश में स्थित है दोस्तों? आपका ये आपका दोस्तों यूएसए एवं मैक्सिको में है। ठीक है, ये सोनोरन जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है? तो यूएसए एवं मैक्सिको में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यूएसए की राजधानी क्या होता है? अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है। और वाशिंगटन डीसी जो है ये आपका पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। मैक्सिको राजधानी का दोस्तों मैक्सिको सिटी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इटली दोस्तों राजधानी क्या होता है? रोम होता है। ठीक है, और रोम जो है आपका ये टाइबर नदी किनारे है। टाइबर नदी किनारे दोस्तों आपका रोम। ठीक है, याद रखिएगा। सूडान दोस्तों राजधानी क्या होता है? खार्तुम। खार्तुम जो है ये सूडान दोस्तों राजधानी होता है। दक्षिण अफ्रीका राजधानी क्या होता है? 3 राजधानी याद रखिएगा, प्रीटोरिया। ठीक है, 3 राजधानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का, प्रीटोरिया, केप टाउन, एक आपका दोस्तों ब्लेम फाउंटेन।
ठीक है। ये 3 राजधानी आप ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का प्रेटोरिया, केप टाउन, ब्लेमफाउंड। सूडान की राजधानी खार्तूम, इटली राजधानी रोम। रोम जो है ये आपका टाइबर के किनारे है। FAO का जो मुख्यालय है, FAO का जो मुख्यालय दोस्तों ये आपका रोम में ही है। FAO, ठीक है, इटली में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म लोग बताइएगा कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बताइए जल्दी। तो सोनो रन मरुस्थल किस देश में स्थित दोस्तों? आपका USA एवं मैक्सिको में है। ठीक है। अच्छा, पूछेगा दोस्तों कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ है? गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ है? तो गोबी जो मरुस्थल है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका है चीन और मंगोलिया की सीमा पर। चीन और मंगोलिया की सीमा पर। ठीक है, सीमा पर है, याद रखिएगा। मंगोलिया दोस्तों राजधानी क्या होता है? याद रखिए, देश है, इसका राजधानी होता है उलान बटोर। उलान बटोर होता है दोस्तों। चीन की राजधानी आपको पता ही है बीजिंग होता है। ठीक है, बीजिंग चीन की राजधानी होता है, आपको ध्यान रखिएगा। और उलान बटोर जो है ये किसकी राजधानी है? ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है ये आपका कहाँ है? ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है दोस्तों। एक टकला मकान मरुस्थल है, टकला मकान। ठीक है, टकला मकान जो मरुस्थल है ये आपका दोस्तों चीन में है। मेन रूप से कहाँ है? चीन में। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन सा है? आपका सहारा। भारत में कौन सा मरुस्थल है? तो भारत में आपका है थार मरुस्थल। ठीक है, जो राजस्थान में मेन रूप से, आपको ध्यान रखिएगा। तो सोनो रन मरुस्थल दोस्तों किस देश में स्थित है? आपका USA और मैक्सिको में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल 26 नंबर। 26 आपके सामने है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूप देश। ठीक है, स्थलरूप देश का मतलब क्या होता है? स्थलरूप मतलब चारों तरफ स्थल हो, समुद्र नहीं हो, पानी नहीं हो, मतलब। ठीक है, स्थलरूप देश। ठीक है, भारत क्या है दोस्तों? स्थलरूप देश है। तो भारत स्थलरूप देश नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका क्या बगल में ही बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है आपका है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की दोस्तों राजधानी क्या होता है? अस्ताना होता है, अस्ताना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद पूछेगा सवाल कि आपको बताया था कि मंगोलिया की राजधानी क्या होता है? उलान बटोर होता है। क्या होता है? उलान बटोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सोमालिया की दोस्तों राजधानी क्या होता है? मोगादिशु होता है, मोगादिशु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसमें बात करेंगे भूटान की दोस्तों राजधानी क्या होता है? थिम्पू। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या होता है? अस्ताना। ठीक है, देखिए अगला सवाल 27 नंबर। 27 आपके सामने है कि शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने, यहाँ पे ने होगा, किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? दोस्तों कनिष्क ने किया था। ठीक है, याद रखिए। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? कुषाण वंश। ठीक है, कनिष्क जो है ये किस वंश का शासक है दोस्तों? कनिष्क आपका जो है ये कुषाण वंश का महानतम शासक है। कुषाण वंश का महानतम शासक है आपका कनिष्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कडफिसस ने किया था। कुजुल कडफिसस ने कुषाण वंश का स्थापना किए थे। कनिष्क के समय में दोस्तों कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो कनिष्क के शासनकाल में ही किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों हुआ कहां था? ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कश्मीर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कुंडलवन कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी यानी प्रथम सदी में हुआ था। प्रथम सदी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति
हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश का शासक है। समुद्रगुप्त क्या है? ये गुप्त वंश का शासक है दोस्तों। अशोक है, ये किस वंश का शासक है? ये आपका मौर्य वंश का शासक है, ठीक है। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। कब? तो मौर्य वंश का स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किए थे, ठीक है। अशोक दोस्तों किसका बेटा है? अशोक जो है, ये आपका अशोक जो है, देखिए चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, ठीक है। अशोक जो है ये बिंदुसार का बेटा है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब माना जाता है? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो भारत आया था कौन? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही भारत आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक दोस्तों, अशोक का शासनकाल याद रखिएगा। अशोक का शासनकाल है 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है बृहद्रथ को, ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक ने दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाया था, स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप दोस्तों है कहाँ? ये आपका मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, ठीक है। हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हेनसोंग जो आया था। हेनसोंग ये चीनी यात्री था। हेनसोंग जो आया था दोस्तों, ये हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग, ठीक है, याद देखिए। हेनसोंग जो भारत में रहा था ये कब से कब तक रहा था? तो 629 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक दोस्तों भारत में रहा था, ठीक है। लगभग कह सकते हैं 43 नहीं बल्कि 45, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 45 हो जाएगा। 645 ईस्वी तक भारत में रहा था हेनसोंग। हेनसोंग के पुस्तक का नाम याद रखिए दोस्तों, सी यू की जो है ये हेनसोंग के पुस्तक का नाम है सी यू की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? कनिष्क ने किया था। यहाँ से पूछेगा कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों किसने किया था? यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है फिर भी देखिए। विक्रम संवत की शुरुआत किया था, ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत किया था 57 ईसा पूर्व में किया गया था। 57 ईसा पूर्व, ठीक है। किसने किया था विक्रम संवत की शुरुआत? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अच्छा, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 28 नंबर सवाल। 28 आपके सामने है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों वास्तुकला में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला, ठीक है। अभी हम बताए थे कि कुषाण का वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कटफिसस ने किए थे। कुजुल कटफिसस ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। कुजुल कटफिसस ने कुषाण वंश का स्थापना किए थे। और कुषाण वंश का महानतम शासक माना जाता है कनिष्क को, ठीक है। कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। और कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो आपका वास्तुकला में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 29 नंबर सवाल। 29 आपके सामने है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दोस्तों खान होता था। कौन होता था? खान, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो दोस्तों आपका खान होता था, खान, ठीक है। देखिए अगला सवाल 30 नंबर। 30 आपके सामने है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। पूछिएगा सवाल कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश का स्थापना किए थे। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तो तुगलक वंश का जो स्थापना किए थे, तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कब किया था? तो याद रखिए दोस्तों 1320 में किए थे। 1320 में तुगलक वंश का स्थापना किया गया था, 1320 ईस्वी में, ठीक है। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल याद रखिएगा। इनका जो शासनकाल है, शासनकाल कब से कब तक है?
तो 1320 से लेकर 1325 तक है, ठीक है, याद रखिएगा 1320 से 1325 तक ये गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल माना जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन हुआ आपका, तो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, ठीक है। यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था तुगलक वंश का, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो 1325 से लेकर 1351 तक माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद कौन आया था आपका, तो मोहम्मद बिन तुगलक के उसके बाद आया था आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखिएगा, इनका शासनकाल कब से कब माना जाता है, तो 1351 से लेकर 88 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, शासनकाल माना जाता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा, इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश का शासनकाल था कब से कब तक था, तो 1211 से लेकर 1236 तक था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1211 से 1236 तक ये इल्तुतमिश का शासनकाल माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। देखिए, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कर दिया था, लेकिन मात्र 4 साल तक, 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों आराम शाह आया था, वो मात्र 1 साल तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन बैठा था गद्दी पर दिल्ली सल्तनत का, तो आपका इल्तुतमिश बैठा था 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों रजिया सुल्तान, जो एकमात्र महिला शासिका थी, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो आपकी थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। वो दोस्तों कब से कब तक, तो 1236 से 1240 तक, 4 साल तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल, 31 आपके सामने है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो दोस्तों किताब उल हिंद को कहा जाता है, ठीक है। किताब उल हिंद दोस्तों किसकी पुस्तक है, ये अल-बुरूनी की पुस्तक है, ठीक है, अल-बुरूनी, ठीक है। अल-बुरूनी दोस्तों कहाँ का ये था, ये ख्वारिज्म, ठीक है, ख्वारिज्म की रहने वाला था, ख्वारिज्म दोस्तों वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये उज्बेकिस्तान में है ख्वारिज्म। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होता है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ख्वारिज्म के रहने वाले थे अल-बुरूनी, और अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, तहकीक ए हिंद बोलते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों भारत आया था, अल-बुरूनी भी भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। रेहला दोस्तों किसकी पुस्तक है, तो रेहला दोस्तों इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है आपका, रेहला। इंडिका दोस्तों किसकी पुस्तक है, या आपका मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, ये यूनान से आया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, किताब उल हिंद को कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल 32 नंबर, 32 आपके सामने है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था, दोस्तों समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड कर्जन दोस्तों, लॉर्ड कर्जन में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये आपका 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में लॉर्ड कर्जन समय में हुआ था, ठीक है। सवाल पूछेगा दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो ये 1905 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल डायरेक्ट पूछेगा, सवाल डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो आपको दोस्तों डेट दिया रहेगा इसमें कि 16 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 18 अक्टूबर 1905, या फिर कुछ भी और हो सकता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, ठीक है, रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है। सहायक संधि जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। ये भी ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। देखिए सहायक संधि के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों क्या हुआ था? तो 1881 में, ठीक है, दशकीय आधार पर जनगणना शुरू किया गया था 1881 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने दोस्तों क्या किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लीटन ने, लाया था। लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने 1878 में लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 33 नंबर सवाल देखिएगा कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किए थे वो आपका मराठों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मराठों ने सबसे अधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा। 34 आपके सामने है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने निकाला था। किसने निकाला था? केशव चंद्र सेन ने वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी, महिलाओं के लिए निकाली थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों याद रखिएगा इनके बारे में। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ये आपको किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिए थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने दिया था राजा राम मोहन राय राजा को उपाधि। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किए थे। याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत भी किए थे। सती प्रथा का अंत किए थे 1829 में। किसके सहयोग से? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के एक याद रखिएगा संवाद कौमुदी, शायद इनकी एक पत्रिका है संवाद कौमुदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इनका जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय कहा जाता है। ठीक है, चलिए किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर देखिएगा। 35 आपके सामने है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? आपको बताए थे अभी, तो 1905 में रद्द किए थे। ठीक है, 1905 में ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बात करेंगे कि 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन, ठीक है, ये 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। रास बिहारी घोष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1909 में दोस्तों क्या हुआ था? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। 1911 दोस्तों क्या हुआ था? आपको बताए थे। तो 1911 में ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि 1911 में जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है,
और भारत की राजधानी दिल्ली बन गया था 1912 में। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली बना था 1912 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली स्थान कर दिया था 1911 में, और 1911 में क्या हुआ था, ऑप्शन गलत मरा गया यहाँ पे, क्या मरा गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मरा गया गलत, हम बोले सही थे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, 1911 में रद्द किए थे। ये तो यार ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था 1911 में, बना कब था, 1912 में। ठीक है, और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 आपके सामने है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1935 का अधिनियम, यानी किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, देखिए अगला 37 नंबर। 37 आपके सामने है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे, तो दोस्तों एक बार बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में बने थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जो दोस्तों कब हुआ था, ये 1924 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन दोस्तों है कहाँ, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1905 में हुआ था, सॉरी 1924 में हुआ था। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ होम थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पूछेगा दोस्तों, 1925 का कौन सा अधिवेशन हुआ था, 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो 19 जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ये 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किए थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1929 में दोस्तों कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए और बहुत सारा अधिवेशन है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में अधिवेशन के बारे में पूछते रहता है सवाल। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए अगला सवाल 38 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा पूछेगा तो घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों शुरुआत कब हुआ था, इसकी शुरुआत पूछेगा तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे, तो करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, डू एंड डाई का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। लॉर्ड रिपन दोस्तों क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लॉर्ड इरविन। ठीक है, याद रखिएगा,
पूछे दोस्तों कि दशकीय आधार जनगणना शुरू हुआ था वो 1881 में हुआ था, ठीक है। वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, दशकीय आधार जनगणना शुरुआत हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, तो वर्नाकुलर पेशेंट को रद्द किया था। लॉर्ड इरविन दोस्तों, लॉर्ड इरविन याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपका हुआ था, ये 1931 में हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों याद रखिएगा, 1857 जो क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति ये किसके समय में हुआ था, तो 1857 क्रांति जो हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1857 क्रांति को क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 39 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है, तो आपका स्टील, स्टील क्या है दोस्तों, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 का। देखिए 40 नंबर सवाल, घड़ी के स्पिनिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, तो दोस्तों आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो पीई बराबर होता है, पीई इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ke होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। यहाँ पे v वेलोसिटी, m दोस्तों मास है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो घड़ी के स्पिनिंग में भंडारित ऊर्जा कौन है आपका, स्थितिज ऊर्जा। देखिए 41 नंबर सवाल, 41 आपके सामने है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा निम्न में से प्रभावित होता है दोस्तों, आपको प्रभावित होता है तरंगदैर्घ्य एवं वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य एवं वेग प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य दोस्तों किस रंग का होता है, सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य दोस्तों किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य में लाल सबसे आगे होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है, ठीक है, याद रखिए। अगला आपके सामने 42 है कि निम्नांकित में कौन अर्धचालक नहीं है, तो आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक नहीं है, बल्कि सेलेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब क्या दोस्तों अर्धचालक है, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 42 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा आपके सामने 43 नंबर सवाल आपके सामने है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 44 नंबर सवाल, 44 आपके सामने है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का दोस्तों खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन का दोस्त किसने किया था, तो रदरफोर्ड प्लस गोल्डस्टीन क्या किए थे, तो आपका प्रोटॉन खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जिसका खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन का दोस्तों खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था, एंडरसन, ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनके भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था वो 1897 में किया गया था, इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है। 45 नंबर सवाल, आइसोटोन होता है, ये क्या होता है, तो समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 का। देखिए 46 नंबर सवाल, 46 आपके सामने है कि बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाई जाती है, तो नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु को लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन,
बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन दोस्तों बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का टीका जो किस उम्र में लगाई जाती है? नवजात शिशु। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा दोस्तों आपसे सामने, चेचक का टीका खोज किसने किया था? चेचक का टीका खोज किसने किया था? चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा दोस्तों आपके, पोलियो टीका खोज किसने किया था? जॉन साल्क। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद पूछेगा, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। रेबीज का टीका खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, 47 नंबर। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं? सी ऑप्शन नंबर, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। देखिए 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक ईंधन तत्व नहीं है? तो आपका हीलियम। हीलियम दोस्तों ये ईंधन तत्व नहीं है, बल्कि थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, सब क्या है? ईंधन तत्व है। लेकिन हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। ठीक है, हीलियम दोस्तों क्या है? ये निष्क्रिय नोबल गैस है। क्या होता है? नोबल गैस है। इसका जो परमाणु संख्या 2 होता है, संकेत He होता है। क्या होता है? He, हीलियम। He से हीलियम होता है, ये नोबल गैस है हीलियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों रेडियम पूछे दोस्तों, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट दोस्तों थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक ईंधन तत्व तो नहीं है? हीलियम। निष्क्रिय गैस होते कितने? दोस्तों नोबल गैस 6 होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। He से हीलियम, Ne से नियोन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टन, Rn से रेडॉन, X से जेनॉन। तो टोटल 6 निष्क्रिय गैस होते हैं। निष्क्रिय गैस के वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो निष्क्रिय गैस के वायु कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 49 नंबर सवाल। 49 आपके सामने है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। कौन सा है आपका? याद रखिए दोस्तों, ये आपका है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। ठीक है, यानी जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का संकेत Cr होता है, परमाणु संख्या 24 होता है। ठीक है, टीन का संकेत क्या होता है? Sn होता है, परमाणु संख्या 50। कार्बन का संकेत 6C होता है, 6 होता है परमाणु संख्या। कार्बन के कितने अवरूप होते हैं? 2 अवरूप, हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट दोस्तों क्या होता है? ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्युत का सुचालक। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है आपका क्रोमियम। लोहा का संकेत दोस्तों क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल 50 नंबर। 50 आपके सामने है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह दोस्तों आपका है आयोडीन का। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से जो रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर। ठीक है, घेंघा, ये आपको ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन का संकेत Br होता है, क्लोरीन 17 होता है, Cl17 क्लोरीन। ठीक है, लोहा Fe14, Fe26। ठीक है, तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? आपका ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 51 नंबर से आपका करंट अफेयर का सवाल है। 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में
WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? दोस्तों जॉर्जिया। जॉर्जिया दोस्तों एक देश है जिसका राजधानी क्या होता है? तबलिसी। तबलिसी, तबलिसी, ठीक है। तबलिसी जो होता है ये जॉर्जिया की राजधानी है। लेबनान की दोस्तों राजधानी क्या होता है? बेरूत होता है, बेरूत, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी क्या होता है? वेलिंगटन, वेलिंगटन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा दोस्तों पोलैंड की राजधानी क्या होता है? वार्सो, वार्सो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में ही WHO का मुख्यालय। अगला सवाल लिखिएगा 52 नंबर। 52 आपके सामने है कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दिया गया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, छाती में गोली मारकर, ठीक है, याद रखिएगा। 25 जनवरी दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा। 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को किसका स्थापना हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 को, डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा आप इनके जन्म दिवस पर, ठीक है। 2 अक्टूबर को दोस्तों क्या हुआ था? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, तो गांधी जी के जन्म के दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, ठीक है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए 53 नंबर सवाल। 53 आपके सामने है कि वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों आपका सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या होता है? रियाद होता है, रियाद, ठीक है। पुर्तगाल दोस्तों राजधानी क्या होता है? लिस्बन होता है, लिस्बन, पुर्तगाल, ठीक है। जर्मनी राजधानी बर्लिन, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, ये आपका हंगरी की राजधानी होता है बुडापेस्ट, ठीक है। तो वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सऊदी अरब करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए। 54 आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व AIDS एड्स दिवस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है?
तो एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 55 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? दोस्तों रूस के सहयोग से किया गया है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या होता है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा क्या होता है? रूबल होता है। वर्तमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या होता है? तो युआन, युआन या फिर रेमनबी, ठीक है। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी क्या होता है? पेरिस। पेरिस जो है सी नदी किनारे है और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हम बताए थे 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से किया गया, ठीक है। दोस्तों हमने टोटल 55 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।